बचपन से लोगों के अलग अलग सपने होते हैं। मेरा भी एक सपना था कि मैं जापान विजिट करूं, तो मैंने प्लान किया, टिकट बुक किया और चला गया जापान घूमने। इस दौरान मुझे बहुत सारे परेशानी भी हुई, बहुत सारे अच्छी बातें भी हुई। इन सबको मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवानंद समझदार, ऑथर, वेल्थ एंड लाइफ कोच। 30 अगस्त 2024 सुबह जब मैं उठा, लगभग 5:15 बज रहे थे। सुबह उठा, सारे दैनिक कार्य किए और लगभग 6 बजे रायपुर एयरपोर्ट, जो कि छत्तीसगढ़ में है, के लिए निकल गया, क्योंकि मेरी फ्लाइट कोलकाता की थी, जो कि 9 बजे की थी। कोलकाता से लगभग 2.5 घंटे की यात्रा करके बैंकॉक के डॉन म्यूंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 में उतरा। बैंकॉक में जब मैं उतरा तो मुझे एग्जिट से बाहर आना पड़ा, क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी। बैंकॉक में लगभग 3-4 घंटे का वेटिंग पीरियड था, तो मुझे एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही वीजा की जरूरत पड़ी। एग्जिट से बाहर आकर फिर मैं वापस फ्लाइट के काउंटर में गया, वहाँ से बैंकॉक से जापान तक का टिकट लिया और मैं जापान के ओकिनावा के नाहा एयरपोर्ट पहुँच गया। नाहा एयरपोर्ट जब पहुंचा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना डेस्टिनेशन पर कैसे पहुंचूं, यानी कि ओगिमी विलेज, जहां पर 100 साल के आसपास के लोग जीवित है। मेरे साथ एक फ्रेंड थे जो कि मेरे सामने रूम में रुके थे, जो अर्जेंटीना से आए थे। वो भी मेरे साथ उस गांव को देखने गया, उनसे बातचीत किया, मेरे साथ फोटो खींचा और हम दोनों साथ घूमे और मजा किए। नाहा वापस 100 किलोमीटर उसी रूट से वापस आया जिस में गया था। मैं 2 रात नाहा सिटी में रुका। बहुत ही बढ़िया सिटी है। मैं जहाँ रुका था, होटल का नाम था नाहा बीच साइड होटल। बहुत ही जबरदस्त होटल था, नॉमिनल प्राइस था और मैंने बुकिंग किया था trip.com से। मैं तो पेमेंट भी वही जाकर किया। दोस्तों, कोई महंगा नहीं है जापान घूमना। पर डे 6000 से 7000 इंडियन करेंसी के हिसाब से आप घूम फिर सकते हो। थोड़ी बहुत यदि आप कहीं ऐसी जगह एंट्री कर रहे हो जहाँ की एंट्री फीस ही 2 से 3000 येन है, तो मैं दिन भर में ऐसे एवरेज भी आपको देखूं तो 10,000 रुपया मैक्सिमम, मतलब 10 दिन रहेंगे तो 1 लाख इंडियन करेंसी, मतलब 1,70,000 रुपया येन के आसपास का ही खर्च में हो जाएगा। बहुत महंगा नहीं है। इंडियन खाना ढूंढने में तकलीफ होती है, पर नेपाली लोगों का जो होटल वहाँ पे है वो भी इंडियन खाना आता है। जापान में नेपाली बहुत है, बस थोड़ा आपको होटल से उनका रेस्टोरेंट दूर हो सकता है, पर कोई बात नहीं। सभी जगह फैमिली मार्ट, 7-Eleven शॉप, लॉसन मिलेंगे। ये सब छोटे छोटे सुपर मार्केट है, जहाँ मिनिमम रेट पर आपको अपने नाश्ता, दोपहर खाना भी मिल जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं, बस प्लान करो और पहुंच जाओ जापान देखने। वहाँ के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं आज से पहले बहुत सारा देश घूमा हूँ, लेकिन जापान जैसे इतना हेल्पफुल देश दुनिया में कहीं नहीं देखा। बहुत पोलाइट है, बहुत ही साफ सुथरे मन के हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको जापान के सभी वीडियो मिल जाए। तो आगे चलते हैं। मैं ओकिनावा पहुंचा। ओकिनावा में भी आपको घूमने फिरने के लिए बस मिल जाएगा। एक दिन पहले एडवांस बुक करने पड़ेंगे। आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पर जा पाएंगे। आपको ओकिनावा शहर देखना है तो बहुत अच्छे शहर आप देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर मोनोरेल की व्यवस्था है, जो कि इंडियन ट्रेन के 2-3 डिब्बे के बराबर मान लीजिए होता है। 2 दिन घूमने के बाद जिस दिन मैं वापस आने लगा, उस दिन मॉर्निंग में मेरे पास बहुत टाइम था। मैं लगेज रखा नाहा मेट्रो स्टेशन में, और वहीं पर नाहा का बस स्टैंड भी है। नाहा मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट पहुंचने का टाइम है सिर्फ 11 मिनट का। इस बीच टाइम था तो मैं पास के होटल में खाना खाने गया। इस वक्त मैं टोक्यो में दादा का दुकान में खाना खा रहा हूँ। दादा का दुकान नाम क्या है? डाउनटाउन बीच। बहुत ही बढ़िया खाना रहा और बहुत अच्छा हेल्पफुल बंदा है। आप जब भी यहाँ पे आए, टोक्यो में आए, ये जगह कौन सा है? निप्पन रुपंगी आए तो यहाँ पे आप खाना जरूर खाए। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं रेटिंग अच्छी देने वाला हूँ। दादा बहुत अच्छे आदमी है, इंडिया से है और कलकत्ता से भी है, और इनका घर है कहाँ पे घर है? सिलीगुड़ी से ऊपर केलिंगबम घर है। बहुत सी जगह है और आदमी बढ़िया है। तो आप कभी भी आए तो होटल में एक बार जरूर आए, बहुत अच्छा है। थैंक यू। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसा वीडियो और मिलता रहे। दोस्तों, इन 2 दिन में मैं हिरोशिमा में वहाँ गया जहाँ मुझे विजिट करना था। कि मैं बुक किया था बस, जो दिन भर मेरे को घुमाया, 4-5 जगह दिखाया, उसमें 2-3 जगह अच्छा लगा। बाकी ठीक है, चलो ठीक है, चलता है। जहाँ जहाँ मैं गया सबका मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, कुछ डालने वाला हूँ, डिटेल में आप देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ट्रैवल ट्राइब विद समझदार। इसको आप सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं 2 रात हिरोशिमा में रुकने के बाद हिरोशिमा से बुलेट ट्रेन, इसका नाम है शिनकानसेन, से मैं ओसाका पहुंचा, जहां शिनकानसेन ट्रेन चलती है। उस जगह का नाम है शाइन ओसाका। ओसाका स्टेशन में सिंपल ट्रेन चलता है, बट शाइन ओसाका से बुलेट ट्रेन चलता है। दोस्तों, बीच में बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ आने से पहले सर्च किया, कुछ यूट्यूब देखे, उसमें गलत बताया गया था कि आप जापान जा रहे हो तो आपके पास JR पास, यानी कि जापान रेल पास होना चाहिए। दोस्तों, यह एक नंबर की बेवकूफी बात है, जो मैंने भी किया बेवकूफी। ऑनलाइन JR पास लिया,
केलुक ट्रेवल के साइट से, क्योंकि यह कंपनी इंडियन रुपीज में ही मुझे दे रहा था। मैंने बुक कर लिया। दोस्तों, क्या आप दिन भर ट्रेन में घूमेंगे? बस भी यूज करेंगे, मेट्रो भी यूज करेंगे और वॉकिंग भी आपको बहुत चलना पड़ेगा। हो सकता है कहीं टैक्सी यूज करो, तो JR पास लेने का मतलब ही क्या? बिल्कुल वही फैसला जो मैंने किया, यह तो किया मैंने क्या किया, जब इंडिया में था तो मैंने ऑनलाइन JR पास खरीद लिया केलुक ट्रेवल की साइट से, क्योंकि मेरे ऑप्शन में मैंने डाला था कि मुझे 6 सितंबर से 13 सितंबर तक के लिए JR पास चाहिए था 1 वीक के लिए, जो मैंने ले लिया। मैंने लिया ग्रीन कार्ड वाला सीट, जहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट है, जहाँ फ्लाइट में बैठते हैं वैसी ट्रीटमेंट है, जहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था है, एयर होस्टेस टाइप के लड़के भी है जो आपकी सेवा करते हैं। तो मैं 39,645 रुपीज पेमेंट करके JR पास परचेस किया। मेल पर साइट डिटेल आ गया, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि JR पास आपको फिजिकल ही चाहिए, नहीं तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। मेल खोजा तो पता चला पास मेरे फिजिकल एड्रेस पर भेज दिया है, लेकिन मैं तो जापान में था तो मैं कैसे रिसीव करता? तो मैं घर वालों से बोलकर स्कैन कॉपी मंगाई, लेकिन वहाँ पर नहीं चला, क्योंकि उनको फिजिकल पेपर ही चाहिए था। जैसे जैसे मैंने मैनेज करके वही काउंटर से टिकट परचेस करके अपना काम चलाया, लेकिन इस पास की जरूरत ही नहीं थी। मुझे अगर लगता कि मैं जापान में ही क्यों न खरीदूं पास, अगर जरूरत पड़े तो। अधूरा जानकारी थी तो मैंने पहले से खरीद लिया, जबकि मैं चाहे तो वहीं खरीद सकता था। क्या करे, आने के बाद केलुक से बात किया तो बोले आपका पैसा वापस मिलेगा और आपको 10% कट हो जाएगा। गलती आपकी है, आप पहले चले गए हो, ऐसा उनका कहना था। कभी आप खरीदते हो ना तो आप 1 महीने पहले खरीद रखो, फिजिकल आए तभी आप उसको लेकर जाए। मैं तो कहता हूँ जरूरत ही क्या है, वही खरीद लो, बेमतलब खर्चा है। फिर आप बन जाते हो कि आपको ट्रेन में ही सफर करना है। ये JR पास ट्रेन के लिए है, कुछ जगह यूज कर सकते हो, क्योंकि JR पास रूट में ही आप जा सकते हो, दूसरे रूट में कोई काम नहीं इस पास का। मैंने एक वीडियो भी देखा जिसमें कहा गया था कि आपको टिकट के लिए बहुत लंबा लाइन लगाना पड़ता है। उस वीडियो को यह नहीं पता है कि जापान इतना सिस्टमेटिक है, हर कुछ ऑनलाइन है। 50 लोगों का लाइन सिर्फ 3 मिनट में ही ओके हो जाता है। कहाँ जाना है, कंप्यूटर में सारे जगह उसका अमाउंट लिखा हुआ है, वो अमाउंट में आप क्लिक करो, सिक या नोट डालो, कुछ सेकंड में आपके हाथ में टिकट आता है। उस टिकट का आप गेट के मशीन में एंटर करो, बस आप पहुंच गए जहाँ पर जाना है। मतलब लाइन से कोई मतलब ही नहीं है। कहने का मतलब है इंडिया थोड़ी ना है कि लंबा लाइन लग रहा है, धक्का मुक्का हो रहा है। वहाँ पर मशीन इतनी लगी हुई है कि फटाफट हर काम होता है। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि JR पास के बारे में सोचना ही नहीं कि आपको लेना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। तो आगे चलते हैं। मैं हिरोशिमा से ओसाका, जिसका एक और नाम है शाइन ओसाका, इस स्टेशन से बुलेट ट्रेन चलती है। तो मैं बुलेट ट्रेन यूज करके शाइन ओसाका पहुंच गया। ट्रेन का स्पीड लगभग 300 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं जल्दी ही पहुंच गया और ओसाका पहुंचने के बाद ओसाका शहर तो घुमा ही घुमा, साथ में क्योतो भी घूम आया, क्योंकि मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था, क्योंकि वहाँ से 1 घंटे का सफर था। तो मैं वहाँ भी होकर आ गया। बहुत ही सुंदर जगह है, ट्रेन से आप जा सकते हो। फिर ओसाका से बुलेट ट्रेन से जापान के टोक्यो शहर के लिए मैं निकल गया। जापान में ये ट्रेन बहुत फास्ट चलती है। ओसाका से मैं लगभग 2.5 घंटे सफर करके मैं टोक्यो पहुंचा। इस बीच में सिर्फ 3 या 4 स्टॉपेज था जहाँ पर ट्रेन रुका। स्पीड इस बात से लगा सकते हो कि जब 2 ट्रेन आपस में क्रॉस करती है तो 1 सेकंड से भी कम समय लगता है, जबकि यह ट्रेन काफी बड़ी और लंबी है। इस सब का वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। और दोनों जगह जब मैं शिनकानसेन से गया तो मुझे बहुत बार पहाड़ों के सुरंग से गुजरना पड़ा। मजेदार बात यह थी कि पहाड़ वैसे के वैसे है, सिर्फ सुरंग के अंदर पटरी बने हैं और इतने लंबे हैं कि सुरंग में घुसो तो 3 से 4 मिनट तक भी सुरंग में रहते हैं, जबकि ट्रेन में स्पीड चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कितने लंबे सुरंग बने होंगे पहाड़ों के नीचे। चलो, मजा आया चलने में। इस तरह से मैं टोक्यो पहुंचा। मैं जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले इन्फॉर्मेशन काउंटर में जाता हूँ। मुझे जहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, यह सब बताते हैं। साथ में प्रिंट आउट निकाल कर भी देते हैं कि आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से आपको यहाँ जाना है, आपको यहाँ ट्रेन मिलेगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपको स्टेशन मिलेगा, प्लेटफॉर्म नंबर यहाँ है। बहुत आसान है दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल है। मैं बार बार ही कहता हूँ। जब टोक्यो पहुंचा समस्या थी कि वहाँ बसेस बहुत कम है सड़क में। मैक्सिमम पोर्शन टोक्यो के नीचे का पार्ट है जो कि मेट्रो ट्रेन से भरा हुआ है। मेट्रो है अंदर में, मतलब पूरा जाल बिछा है धरती के नीचे। जापान ने पूरा ऊपर का कैप्चर किया है, मेट्रो ट्रेन से धरती के नीचे को भी कैप्चर कर लिया है। पैदल बहुत चलना पड़ता है, क्योंकि स्टेशन तक पहुंचने के लिए रास्ते के सुरंग के नीचे से आकर जाना पड़ता है। बहुत दूर है, काफी चलना पड़ता है आपको स्टेशन तक आने के लिए जहाँ पर जाना है। चलो कोई बात नहीं, मजे के साथ साथ समझ मिलना चाहिए। टोक्यो में मैं काफी ज्यादा घुमा, इन सबका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। मैं टोक्यो शहर से बाहर की एक जगह देखने के लिए जा रहा था, तो मुझे मोनोरेल मिला जो कि बिना ड्राइवर का चल रहा था। मैंने पहली बार देखा तो बहुत मजा आया। टोक्यो के ऊपर का जो पार्ट छूट गया था वहाँ मैं मोनोरेल में बैठकर देखा और बहुत सारे खूबसूरत वीडियो बनाए इस बिना ड्राइवर के ट्रेन के साथ। बहुत मजा आया। जो वीडियो बनाया वो यूट्यूब पर डाला है। टोक्यो में 3 रात रुकने के बाद फिर मैं 1 रात नारिटा गया, वहाँ रुका, जहाँ से मुझे वियतनाम से होकर दिल्ली आना था और दिल्ली से फिर मुझे अपने रायपुर शहर आना था। इस दौरान जब मैं नारिटा एयरपोर्ट पहुंचा, वहाँ पर मैंने उनका एयरपोर्ट का ही रेस्ट हाउस बुक किया था। एयरपोर्ट गाड़ी मुझे फ्री में अपना रेस्ट हाउस ले गई और सुबह
फ्री में ही मुझे वापस एयरपोर्ट छोड़ी जहाँ से मुझे इंडिया आना था। दोस्तों जब मैं वापस आया था वहाँ एक वाकया हुआ कि मेरे पास जो सूटकेस का वजन था लगभग 12 किलो का था, वहाँ पर सामान नापा गया। इस वक्त सारे सामान जो मेरे पीछे में मेरा टैब चार्जर था उनको भी साथ में नापा गया जो लगभग 12 किलो का था, जबकि 7 किलो लेकर आने का ही परमिशन था। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। इंडियन बंदा हूँ, दिमाग तो लगानी पड़ेगी। तो मैंने बोला थोड़ा टाइम था मुझे, तो मैं साइड में गया और जितने कपड़े पहन सकता था पहन लिया। उसके बाद भी 9 किलो था तो मैंने कुछ कपड़े, कुछ अंडरगारमेंट्स, चप्पल वगैरह खाली कर दिया, मतलब वहाँ पर छोड़ के आ गया। बट इस दौरान मैंने एक गलती की कि मैं एक फाइल बनाया था जापान में घूमने का, उसमें बहुत सारा ब्रोशर्स थे, कुछ जापानी बैंक नोट थे, वहाँ मैं गलती से वहीं छोड़ दिया हड़बड़ी में। तो ध्यान रखे ऐसा कभी मौका आए तो आराम से सोच समझ कर काम करें। जैसे तैसे मैंने लगेज वजन को 7.5 किलो किया तो मुझे मेरा वह बोर्डिंग पास दिया और कहा कि आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट वियतनाम से है, वह आपका 6 घंटे का वेटिंग पीरियड है। तो उन्होंने मुझे 2 टिकट पकड़ा दिया। इससे फायदा क्या हुआ, मुझे वियतनाम एयरपोर्ट के एग्जिट गेट से बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ी जैसे कि बैंकॉक में हुआ था। जैसे मैं वियतनाम एयरपोर्ट में एंट्री किया, क्योंकि नाइटा एयरपोर्ट जापान से मैं गया था तो मुझे इमिग्रेशन करना है। जब उस काउंटर में गया तो काउंटर बहुत लंबा लाइन था, मुझे लगा कि मुझे भी इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए लाइन में खड़ा हो गया। कुछ देर में खड़ा हुआ तो देखा एक साइड में बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था फॉर कनेक्टिंग फ्लाइट। तो मैं वहां गया, उन्होंने मुझे इजीली एंटर करने दिया और कहा कि आपको कहीं और लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से सीधा दिल्ली के लिए एंटर कर ले। तो मैं वहां से सिक्योरिटी चेकिंग के बाद दिल्ली एंटर करने वाले एयरपोर्ट वाले गेट पर आ गया। मेरी फ्लाइट दिल्ली से लगभग शाम की 7:30 बजे की थी। वहाँ के वियतनाम के टाइम के हिसाब से जब इंडिया पहुंचा, दिल्ली पहुंची तो लगभग रात के 10:40 बज रहे थे। लगभग 3 घंटा मुझे लगे। इस तरह से मैं इंडिया पहुंचा। मैं जो भी डिटेल आपको दे रहा हूँ कहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा इन्फॉर्मेशन काउंटर का यूज करता, सब कुछ लिख लेता, कहाँ से कहाँ जाना है, क्या करना है। यदि आप पहली बार जापान जा रहे हो सब कुछ पेपर में लिख के ले जाओ, तो वहाँ पर जाकर आप काउंटर में की हेल्प लो। मैं आपको इस यात्रा की कहानी सुना रहा हूँ। इस दौरान बहुत कुछ घटनाएं हुई है, सबका वर्णन तो मैंने नहीं किया है, लेकिन कोशिश किया है कि यूट्यूब के जरिए आपको मैक्सिमम चीज बता सकूं। मैंने बहुत सारा यूट्यूब वीडियो बनाया है, इससे आपको बहुत सा हेल्प मिल सकता है। इसके अलावा कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो आप मुझे एक बार संपर्क कर सकते हो। और मेरे इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों को भेजना है। साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जापान जाने वालों को हेल्प मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय बाय, धन्यवाद।